आगामी चुनावों के लिहाज से कई अहम बातें की जाएंगी तय। उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस पर छात्राओं को टैबलेट का तोहफा, तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। उत्तराखंड में कमजोर पड़ा कोरोना, 24 घंटे में मिली 171 नए संक्रमित, 8 की मौत, 221 मरीज हुए ठीक। रोमांच का सफर, 52 दिन बाद फिर पर्यटकों से गुलजार हुई टिहरी झील, जमकर उठाया बोटिंग का लुत्फ। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को जोड़ने वाली अप्रोच रोड धंसी, सरकार ने एनएच के 3 इंजीनियर किए सस्पेंड, 2 साल पहले बनकर तैयार हुई थी सड़क। देवभूमि के में उच्च हिमालयी क्षेत्र बर्फ से सरोवर, माड़ा पास के में जमीन ली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बात करेंगे कहां से लड़ेंगे सीएम तीरथ। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बता दें कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के उपचुनाव को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते राज्य में संवैधानिक संकट होने की बातें भी सामने आने लगी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एक बड़ी रोचक स्थिति बनती दिख रही है, जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत 6 महीने के भीतर विधानसभा सदस्य बनने का अवसर गवा चुके हैं। ऐसे में उत्तराखंड में एक बार फिर संवैधानिक संकट गहरा गया है, जिसको लेकर अब पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रति आरोप का दौर शुरू हो चुका है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कौन बनेगा उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री, ये सवाल जरा अटपटा सा जरूर लग रहा होगा, क्योंकि राज्य के चुनाव अभी भी 8-9 महीने दूर हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं सितंबर महीने की। आपको बता दें कि वर्तमान में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत विधायक नहीं है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2022 में पूरा होना है। इसका मतलब है कि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने में महज 9 महीने का समय बचा है। इस तरह देखें तो वर्तमान सीएम तीरथ सिंह रावत के लिए 9 सितंबर 2021 के बाद अपने पद पर बने रहना संभव नहीं है। संवैधानिक संकट की इस घड़ी में कांग्रेस ने तीरथ सरकार पर जमकर हमला बोला है। आम चुनाव 1 साल से कम अवधि के में रह गए हों, वहां उपचुनाव की संभावना खत्म हो जाती है। मुख्यमंत्री जी अगर सल्ट से चुनाव लड़ते तो बेशक वो लड़ सकते थे, क्योंकि और कार्यकाल केवल 23 मार्च तक है, यानी कि सिर्फ 11 महीने का, और यानी कि 1 साल से कम। तो अब मुख्यमंत्री जी के लिए ये संकट आ गया कि वो किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में 2 ही विकल्प राज्य के पास बचते हैं कि 57 विधायकों में से या तो एक को मुख्यमंत्री चुना जाए 9 सितंबर से पहले, या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे। ऐसे में मुझे हैरत ये होती है कि भाजपा ने जानते बूझते ये सोची समझी षड्यंत्र साजिश का नतीजा है, रणनीति का नतीजा है, या फिर ये सब गलतफहमी के चलते हुआ। उत्तराखंड में भाजपा सरकार को फिर से नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ सकता है या नहीं, इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इन सब के बीच उत्तराखंड की राजनीति गर्माती ही जा रही है, जिसके चलते पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। एक और जहां कांग्रेस ने भाजपा पर राज्य को संवैधानिक संकट में लाकर खड़ा कर देने का आरोप लगाया है, तो वहीं सरकार ने भी कांग्रेस की इन बातों को राग अलाप रही डरी हुई कांग्रेस बताया है। ये कांग्रेस की हताशा है, पब्लिक को गुमराह करने की बात है, एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। हम संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक विशेषज्ञ अविकल थपलियाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोरोना की वजह से केंद्रीय चुनाव आयोग ने उपचुनाव को फिलहाल स्थगित किया हुआ है। ऐसे में अब उत्तराखंड बीजेपी आने वाले समय में क्या निर्णय लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या बीजेपी मुख्यमंत्री से इस्तीफा करवाती है, क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं, ऐसे अनगिनत सवाल हैं। बीजेपी देखो क्या रुख अपनाती है, और वो इसमें अपने लेवल पे क्या राजनीतिक फार्मूला ढूंढती है। इस्तीफा करवाती है सीएम का, या भंग करती है, या राष्ट्रपति शासन की ओर हम बढ़ रहे हैं, या चुनाव की ओर वो बढ़ते हैं। तो ये सारी कहानियां हैं, ये सारे मुद्दे हैं जिस पर अभी बीजेपी के अंदर विचार विमर्श चल रहा है। और सबसे बड़ी बात कि केंद्रीय चुनाव आयोग का जो डिसीजन था, जो उनका फैसला था, वो अभी उपचुनाव नहीं कराने के पक्ष में है।
वर्तमान सरकार के विधानसभा कार्यकाल मार्च 2022 में समाप्त होना है, जिसको लेकर अब कार्यकाल समाप्त होने में केवल 9 महीने का ही वक्त बचा है। इस तरह देखा जाए तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह के लिए चुनाव लड़ना संभव नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री तीरथ विधायक नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन होगा या फिर विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कहां से लड़ेंगे सीएम तीरथ सिंह अब चुनाव। बता दें कि अगले हफ्ते मुमकिन है बड़ा फैसला। बैठक में तय हो सकती है रणनीति। 3 दिनों तक चलेगी चिंतन बैठक। बता दें कि मार्च 2022 में पूरा हो रहा है विधानसभा का कार्यकाल। वहीं 27 जून से 29 जून तक ये चिंतन बैठक होगी और सवाल अब ये उठता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर कहां से लड़ेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत चुनाव। अगले हफ्ते मुमकिन है बड़ा फैसला। मार्च 2022 में पूरा हो रहा विधानसभा का कार्यकाल। चुनाव के मद्देनजर रणनीति बनाने की कवायद। अगले हफ्ते से पार्टी की चिंतन बैठक शुरू। बता दें कि चुनावों के लिहाज से कई अहम बातें की जाएंगी तय। वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। वहीं बैठक में तय हो सकती है रणनीति। बता दें कि 3 दिनों तक ये चिंतन बैठक चलेगी। वहीं 27 जून से 29 जून तक भाजपा का थिंक टैंक करेगा विचार। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब ये खबरें सामने आ रही है कि 3 दिन चिंतन बैठक होगी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सोनाली, जिस तरीके से आपने भी अभी जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री जो कि वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, 10वें मुख्यमंत्री, उनके जो विधानसभा चुनाव को लड़ने को लेकर के कई अटकलें चल रही है। किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, इस पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो बहरहाल इन सब चीजों को देखते हुए और समय भी काफी कम है भाजपा के पास, और ऐसे में विपक्ष की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि संवैधानिक जो संविधान के तहत हम देखें तो राज्य में कहीं ना कहीं संवैधानिक जो संकट है वो खड़ा हो गया है और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत इस वक्त चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर हम संविधान के नियमों के मुताबिक देखें या फिर जो चुनाव आयोग के जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि अगर किसी राज्य में आम चुनाव अगर 1 साल के भीतर में होना है तो वहां पर फिर आम उपचुनाव का कोई मतलब नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है कि कोरोना काल भी चल रहा है, तो ऐसे पैंडेमिक के सिचुएशन में हमें नहीं लगता है कि चुनाव आयोग इस समय उपचुनाव को कराने के मूड में है। और अगर वो यहाँ उपचुनाव कराता है तो इस तरीके की परिस्थितियां पश्चिम बंगाल में ही बनेगी, अन्य राज्यों में ही बनेगी, जहां पर की उपचुनाव कराना चुनाव आयोग की मजबूरी बन जाता है। तो सोनाली, ऐसे में अभी बीजेपी की जहां तक ये बैठकों की बात है तो इस चिंतन बैठक में कोशिश यही की जाए कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ें, क्योंकि वो विधानसभा के सदस्य नहीं है। अभी वो गढ़वाल जो पौड़ी जो हमारी लोकसभा सीट है वहां से वो सांसद हैं, हालांकि उन्होंने अभी वहां से इस्तीफा नहीं दिया है। ऐसे में अब बीजेपी के पास देखना होगा कि इस चिंतन बैठक में क्या कुछ निकल करके आता है और इस चिंतन बैठक के बाद बीजेपी क्या ये निर्णय लेती है कि मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उनकी जो किस विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, इस पर वो कंफर्म निर्णय लेते हैं, या जिस ने एक मंत्री ने भी अपनी सीट छोड़ने की घोषणा करी है कि वो मुख्यमंत्री को अपनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का न्योता दे रहे हैं। तो ऐसे में अब बीजेपी की ये जो चिंतन बैठक होगी सोनाली, उसमें इन सभी विषयों को लेकर के चर्चा की जाएगी। मौजूदा परिस्थितियां क्या है, 2022 के विधानसभा चुनाव में किस तरीके से पार्टी आगे जाएगी और विपक्ष की तरफ से जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं उसका किस तरीके से पार्टी जवाब देगी। तो इन सब चीजों को लेकर के एक मैराथन बैठक होगी और इस पूरी मैराथन बैठक में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जो आगे का जो भविष्य क्या कुछ रहेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी नया उत्तराखंड राज्य को कोई एक और मुख्यमंत्री देना चाहती है, और अगर ऐसा होता है
तो 5 साल के जो हम भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत मिला है, जो जनता ने दिया है, उसमें तीसरा मुख्यमंत्री फिर भारतीय जनता पार्टी दे देगी। तो इस तरीके से कई सारी अभी कयासबाजी लगाई जा रही है। देखना होगा कि जो बैठकें हो रही है जो होगी वो उसमें क्या कुछ निर्णय निकल करके आता है। सोनाली जी अंकित, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो ये चिंतक बैठक जो होगी 27 जून से 29 जून तक ये बैठक चलेगी, इसमें कई अहम पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा। किन किन मुद्दों पर इस पर चर्चा हो सकती है, क्या जानकारी है आपके पास? आप देखिए, इस चिंतन बैठक में 2 से 3 दिनों की जो चिंतन बैठक होगी सोनाली, उसमें यही देखा जाएगा कि अब तक चूंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने के बाद से राज्य में बीजेपी की परिस्थितियां क्या है, जो पार्टी के किस तरीके से जो परिस्थितियां हैं वो धरातल पर बनी हुई है, जो सर्वे पार्टी के भीतर से किया जा रहा है उसका किस तरीके से फीडबैक है, जनता में किस तरीके का जो बीजेपी के प्रति क्या कुछ उसमें उसका फीडबैक है, इन सब विषयों को लेकर के चर्चा की जाएगी। और इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आने वाले समय में भविष्य क्या होगा, क्या वो किस विधानसभा सीट से उपचुनाव को लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, या किस तरीके से आगे की परिस्थितियां रहेगी, इन सब विषयों को लेकर के मैराथन बैठक होनी है। और इस चिंतन बैठक में कई सारी परिस्थितियों को लेकर के चर्चा की जानी है और आने वाले समय में एक जो इस पूरी कवायद में बहुत ज्यादा समय नहीं है सोनाली, और करीब करीब 1 हफ्ते के भीतर में ये सब चीजें परिस्थितियां हमें लगता है कि सामने आ जाएगी, क्योंकि समय भी नहीं है। और इसके बाद फिर जो 2022 का विधानसभा चुनाव वो भी नजदीक है, और हाल फिलहाल जो कोरोना के जो मामले कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में काफी कुछ स्थितियां साफ होने के आसार है। बहरहाल अब मुख्यमंत्री किस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, माफ कीजिए उपचुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के अभी असमंजस बना हुआ है। लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस समय कोई भी किसी भी सीट को खाली कराने के पक्ष में नहीं है। अभी इस वक्त उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटें खाली है, जिसमें कि अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय के निधन से खाली हुई जो हल्द्वानी की सीट है वो खाली पड़ी है। इसके अलावा जो गंगोत्री की सीट है जिसमें कि दिवंगत जो विधायक हैं गोपाल सिंह रावत, उनका निधन हुआ है, तो ये 2 सीटें अभी खाली पड़ी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इन 2 सीटों में से किसी एक सीटों पे मुख्यमंत्री को लड़ाएगी, या फिर जो कई विधायकों की ओर से जो सीट छोड़ने की पेशकश की गई है, क्या किसी और सीट से मुख्यमंत्री को लड़ाया जाता है? तो इन सब विषयों को लेकर के इस चिंतन बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का अब तक का जो कार्यकाल है उससे विधायकों में किस तरीके से नाराजगी है नहीं है, इन सब विषयों को लेकर के जनता में किस तरीके का फीडबैक गया है। और हाल ही में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के जो कई ऐसे बयान भी देखने को मिले जिसपे कि जो पार्टी के हाईकमान है वो काफी नाखुश दिखाई दिए। तो इन सब चीजों को लेकर के क्या समीकरण बन रहे हैं, इन सब विषयों को लेकर के इस चिंतन बैठक में जो चिंतन है वो किया जाएगा। जी अंकित, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि अब मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। वहीं बैठक में तय हो सकती है रणनीति। बता दें कि 3 दिनों तक चिंतन बैठक चलेगी। वहीं 27 जून से 29 जून तक भाजपा का थिंक टैंक करेगा विचार। इस वक्त लक्सर से खबर है, जहां उत्तराखंड में दूसरी लहर के प्रकोप में गिरावट। प्रदेश के 10 जिलों में 10 से कम संक्रमित सामने आए। बता दें कि प्रदेश में 24 घंटों में 171 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं 8 मरीजों की मौत की खबर सामने आ रही है, तो वहीं 221 मरीज अब ठीक हो चुके हैं। कुल एक्टिव केस की संख्या की अगर बात करें तो 2896 केसेस देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटों में 171 संक्रमित मरीज मिले। वहीं 8 मरीजों की मौत, 221 मरीज ठीक हो चुके हैं। लक्सर से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड में दूसरी लहर के प्रकोप में अब गिरावट देखने को मिल रही है। प्रदेश के 10 जिलों में 10 से कम संक्रमित मामले अब देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग ठीक हो चुके हैं, तो वहीं अब जो कोरोना का ग्राफ है अब नीचे होता हुआ नजर आ रहा है।
बता दें कि 221 मरीज अब ठीक हो चुके हैं। प्रदेश के 10 जिलों में 10 से कम संक्रमित मामले अब सामने आ रहे हैं। कोरोना जिस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अगर अब की बात करें तो अब कोरोना का ग्राफ अब कम होता हुआ नजर आ रहा है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में होमगार्ड जवान के हत्यारों को फांसी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य चंदन सिंह पंवार के नेतृत्व में डीएम मयूर दीक्षित और एसपी मणिकांत से मिश्रा से मुलाकात की, जहां सिरोर गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में जिला पंचायत सदस्य चंदन और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य चंद्रा नेगी के साथ डीएम कार्यालय पहुंची। वहीं सभी ने होमगार्ड जवान विनय के कातिलों पर ठोस कार्रवाई की मांग की है। इस मौके पर डीएम मयूर दीक्षित ने भी ग्रामीणों को समझाते हुए कहा कि सभी न्याय पर पूरा भरोसा रखें। घटना है, एक गार्ड विनय नेगी की हत्या हुई थी, जिसमें कि 2 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा जा चुका है। उसी संबंध में परिवार के कुछ लोग आए थे, उनका ये कहना था कि मुझे को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए और ये प्रयास किया जाए कि जो मृतक हैं उनकी पत्नी को होमगार्ड में नौकरी दी जाए। वर्षों से रुद्रप्रयाग नगर में पेयजल को लेकर बनी गंभीर समस्या का डीएम के सूजगीबड़क सूत्र के निरीक्षण के बाद हल होने की पूरी उम्मीद है। पानी को लेकर हर रोज समाचार पत्रों की खबरों और जन शिकायतों पर जिलाधिकारी मनोज गोयल ने 5 किलोमीटर की पैदल दूरी चलकर सूजगीबगड़ सूत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डीएम ने जल निगम को सूजगीबगड़ में नया फिल्टर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पुनाड़, गदेरे से और डांगसेरा और अमसारी क्षेत्र को जाने वाली नहर के बंद पड़े होने पर भी नाराजगी जताई। जिलाधिकारी सूजगीबगड़ में वन विभाग द्वारा तैयार नर्सरी का भी निरीक्षण किया गया। यहाँ पर पैया, आंवला, बांस, कचनार आदि अनेक प्रजातियों के करीब 2 लाख से अधिक पौधों की नर्सरी तैयार की गई। पाइपलाइन जो है मैंने कहीं दोस्त नहीं देखी है। उसके अंदर जो स्थिति है वो ये है कि जो गदेरा है उसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है और जब पहली बारिश होती है तो आसपास का जितना भी या तो वनाग्नि की स्थिति हो या पूरे वर्ष भर का जो उसमें मलबा हो उसकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो पहली बारिश में पानी गंदा आता है, इसलिए उसको रोकना पड़ता है, जो मैं कल निरीक्षण करके आया हूँ। आपके साथी बद्री नौटियाल जी भी हमारे साथ थे। तो पाइपलाइन में टूटने की कहीं कोई स्थिति नहीं है इस प्रकार से कि रोड की कटिंग से पाइपलाइन इस वक्त पर ध्वस्त हो। जो पहली बारिश में मलबा आ जाता है उसके संबंध में जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो पुराना बनाया हुआ है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आप
सबकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है। जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तुशास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उधम सिंह नगर के थाना पंतनगर क्षेत्र में एक बार एक कार को तमंचे के बल पर लूटने का मामला सामने आया है। पीड़ित कार मालिक की सूचना पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। वहीं पुलिस अधिकारी जल्द ही घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रही है। इसमें हम लोगों ने हमारी अलग अलग टीमें लगी हुई हैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुराग हमको हाथ लगे हैं और आज शाम तक या कल दिन तक इसको वर्कआउट कर लेंगे। गाड़ी रिकवर हो जाएगी और जो उसमें जो संलिप्त अभियुक्त हैं 3 उनकी भी हम अरेस्टिंग कर लेंगे। सर क्या मामला था, कब की घटना है सर? ये घटना कल देर रात की है, 12 साढ़े 12 बजे की, और ये पंतनगर थाना क्षेत्र के नगला वाले इलाके का है। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर विधायक ने मंगलवार देर शाम शेरपुर बेला के नजदीक टूटे बाणगंगा के तटबंध का निरीक्षण किया। उन्होंने फसलों का पानी वापस बाणगंगा में जाने तक टूटे तटबंध का निर्माण रोकने के निर्देश सिंचाई विभाग को दी। साथ ही साथ सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने निर्माण रोके जाने की पुष्टि की है। 2 दिन पूर्व गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया था। ग्रामीणों ने बताया कि क्षतिग्रस्त तटबंध से होकर जो पानी फसलों में आया है अब वह वापस जा रहा है। जब तक पानी वापस न जाए तब तक मरम्मत का काम नहीं होना चाहिए। विधायक चैंपियन ने इस पर सहमति जताते हुए मौके पर मौजूद सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता DK सिंह को मरम्मत कार्य रुकवाने के निर्देश दिए हैं। तो उसके लिए दिया होगा ना, जब जरूरत होगी इसकी, तब उसके बाद फिर बरसात में थोड़ी रोकेंगे भाई। ये प्रेस वाले भी हमारे एक्सीएन मिस्टर सिंह भी हैं, DK सिंह, तो हम लक्सर से निकल रहे थे। मैंने कहा अगर आप हो तो आप बार हिस्ट्री। विधानसभा क्षेत्र मेरे परिवार की तरह से है, कुछ भी यहाँ पर होता है तो हम अपने परिवार की तरह से उसको लेते हैं। 18 साल पहले मैं जानता हूँ मैंने कैसे बांध बनवाया है। जब मैं 19.5 साल पहले विधायक बना हूँ, आदरणीय ND तिवारी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हमने यहाँ पर सर्वे की टीम्स बुलाई, डायरेक्टरेट के आदमी आए, पंतनगर यूनिवर्सिटी से आदमी आए, दिल्ली से आदमी यहाँ पे आए, तब जाकर के यहाँ की लैंड का सर्वे हुआ, यहाँ की सॉइल टेस्टिंग हुई और यहाँ पे एम्बैंकमेंट मैंने सबसे पहले बाणगंगा का बनवाया। उसके बाद गंगा नदी का बना है, सोलानी नदी का बना है। अभी तो जो बंदा हमारा टूट गया वो अप्रत्याशित था। इस जगह पे अचानक पानी का बहुत ज़्यादा इकट्ठा होना, और चूँकि हमारा जो बंधा था बाणगंगा की नदी से सुरक्षा के लिए था, इसमें गंगा का भी पानी आया और यहाँ से लगभग 500 मीटर डाउन स्ट्रीम में जो एक अस्थायी व्यवस्था बनाई गई थी सड़क की, उसकी वजह से पानी यहाँ पे रुका और ये हमारा जो है बंधा टूटा। अभी हम लोगों ने इसको रोकने। आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां CM योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष, महान राष्ट्रभक्त, प्रखर शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 68वें बलिदान दिवस के अवसर पर
हम प्रदेशवासियों की ओर से उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के एक महान देशभक्त थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महान शिक्षाविद थे और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। देश के अंदर जब देश आजाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत में देश के अंदर उद्योग मंत्री के रूप में अपनी उल्लेखनीय सेवाओं को देते हुए उन्होंने देश को एक विजन दिया था। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार की कथित तुष्टीकरण की नीतियों के कारण उन्होंने सरकार से अलग हट करके भारत माता की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित किया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष बने और जब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने संविधान में चुपचाप चोरी छिपे धारा 370 को जोड़ने का कुत्सित कार्य किया था तो उसका प्रखर विरोध स्वतंत्र भारत में जिस महापुरुष ने किया था वह नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। उन्होंने उस समय एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे। इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया और एक साजिश का शिकार बने। 1953 में आज ही के दिन उनका वो महान बलिदान भारत की एकता का आधार बना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सपना देखा था हम सब अभिनंदन करते हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करते हुए 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 को पूरी तरह समाप्त करते हुए वहां के विकास की एक नई रूपरेखा तैयार करते हुए जम्मू कश्मीर को ही विकास की मुख्य धारा से जोड़ने और भारत देश से आतंकवाद के समूल नाश करने के संकल्प को आगे बढ़ाया। आज जम्मू कश्मीर एक नए ओज और तेज के साथ विकास की मुख्य धारा से जुड़ करके लोकतंत्र की एक नई घोर के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस जम्मू कश्मीर में लगातार
वहां के मूल्यों और आदर्शों को रोकने और रौंदने का प्रयास आजादी के बाद धारा 370 लागू होने के बाद निरंतर हुआ। आज उस जम्मू कश्मीर के अंदर हर नागरिक विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ी रहा है, लेकिन साथ साथ उस जम्मू कश्मीर के अंदर एक अन्य बात तो देखने को मिल रही है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, बंजारा और गुर्जर समाज के लोगों को भी आरक्षण की सुविधा का लाभ वहां पर प्रदान किया जा रहा है। विकास की मुख्य धारा के साथ पूरे जम्मू कश्मीर को जोड़ने का जो एक कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है और भारत के संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत हर एक नागरिक को संविधान प्रदत्त अधिकार वहां पे प्रदान किए जा रहे हैं। यही तो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का था। आज उनके 68वें बलिदान दिवस के अवसर पर हम उस महामानव को, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत की एकता और अखंडता का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया, आज वे संकल्प चरितार्थ हुए हैं, होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना आज साकार होती हुई दिखाई दे रही है। यही डॉक्टर मुखर्जी के प्रति भारत राष्ट्र की विनम्र श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। तो हम आपको लखनऊ से लाइव दिखाते हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया। फिलहाल के लिए हमारा उत्तराखंड में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल। 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका, हर रविवार दोपहर 3 बजे, केवल के न्यूज इंडिया पर। सीएम फेस को लेकर यूपी में नहीं खत्म हो रहा भ्रम की स्थिति। क्या सीएम फेस की अटकलों को लेकर हवा दे रही है बीजेपी? 22 करोड़ मैप तैयार, लेकिन कौन होगा दावेदार? 2022 में सीट को लेकर मंथन, सरकार का रिपोर्ट कार्ड होगा भाजपा का ट्रम्प कार्ड। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गोरखपुर में खुलेंगे मोहल्ला क्लिनिक, 23 वार्डों में चिन्हित हुई जमीन। और कहां से लड़ेंगे सीएम तीरथ? अगले हफ्ते मुमकिन है बड़ा फैसला। आगामी चुनाव के लिहाज से कई अहम बातें की जाएंगी तय। उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस पर छात्राओं को टैबलेट का तोहफा। तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव।
उत्तराखंड में कमजोर पड़ा कोरोना, 24 घंटे में मिले 171 नए संक्रमित, 8 की मौत, 271 मरीज हुए ठीक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाने की तैयारी में जुटी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। 2 बच्चे ही अच्छे का संदेश घर घर पहुंचाएगी। इसके लिए 27 जून से अभियान शुरू हो रहा, जो कि अगले महीने जुलाई भर रहेगा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का 15 दिन से लगातार दूसरा लखनऊ का दौरा गंभीरता को दर्शा रहा। बीएल संतोष ने सोमवार के बाद मंगलवार को भी कोर टीम के साथ बैठक की। कृषि क्षेत्र में विकास के लिए कृषि मंत्री ने फिजी के साथ एमओयू पर किया 5 साल के लिए हस्ताक्षर होने पर खुशी जताते हुए कहा कि दोनों देश अपने पारस्परिक संबंधों को इसी तरह गतिशील रखेंगे। डेल्टा प्लस वेरिएंट से देश में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, केंद्र ने 3 राज्यों को किया अलर्ट। बिहार के कांग्रेस नेता विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि सीएम तो पीएम को आंख दिखाने गए हैं, यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है क्या। घोसी से बीएसपी सांसद अतुल राय को हाईकोर्ट से झटका, दुष्कर्म मामले में दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज। गांवों में नहीं चलेगी प्रधान व सचिवों की मनमानी, गांव के विकास कार्यों के लिए में सोशल ऑडिट के साथ धनराशि खर्च करने के तौर तरीकों को ऑनलाइन ऑडिट किया होगा।